हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आईएमडी यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन ए का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था। हमारा जो पूरा सिलेबस है आईएमडी का, ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कुल मिला के चैप्टर्स जो है हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें से 3 चैप्टर हमारे सेक्शन ए में आते हैं और 6 चैप्टर्स जो है वो सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन ए में हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। सेक्शन ए जो बेसिकली है वो एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है और सेक्शन बी जो है वो मैनेजमेंट से संबंधित है। यानी कंप्लीट सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक में हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे और दूसरे में हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरुआत से हमने बात की थी, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में कहते हैं उद्यमिता या उद्यमशीलता। किसी उद्यम को चलाने की जो कला है वो हमारी उद्यमशीलता कहलाती है या उद्यमिता कहलाती है। टू रन एन एनी एंटरप्राइज इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसी एंटरप्राइज को चलाना जो है वही हमारा क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, अलग अलग जो हमारे विचारवादी थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन से संबंधित दी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने आपको बताई और कंक्लूड करके भी सभी डेफिनेशन के आधार पर भी इसकी डेफिनेशन बताई गई। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका स्कोप क्या है, तो स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमने बात की थी हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर को हम हिंदी में कहते हैं उद्यमकर्ता या उद्यमी। किसी उद्यम को चलाने वाला यानी किसी एंटरप्राइज को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। यानी किसी एंटरप्राइज को रन कराने वाला जो पर्सन है वही हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। या हिंदी में कहें, किसी उद्यम को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वही हमारा उद्यमी या उद्यमकर्ता कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर को भी हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरह से इसकी डेफिनेशन दी है। तो हमारे बहुत अलग अलग विचारवादी थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों से एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है यानी एक उद्यमी जो होता है, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हो सकती है। लाइक एजुकेशन के फील्ड में भी हो सकती है, एजुकेशन के फील्ड में भी हो सकती है, सॉरी एजुकेशन के फील्ड में भी हो सकती है, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हो सकती है, मेडिकल फील्ड में भी हो सकती है, टेक्निकल फील्ड में भी हो सकती है। आप देखेंगे अलग अलग तरह के बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर फिलहाल हम बात करें, यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा क्रेज अब चल गया है, ई क्लासेस का क्रेज चल गया है, तो एजुकेशन फील्ड में हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होगी। मेडिकल में आप देखेंगे जितने भी पैथ लैब वाले होते हैं, टेस्टिंग वाले होते हैं, एक्सरे, रेडियोलॉजी, ये सब, या डॉक्टर्स जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारे मेडिकल फील्ड में हो गए। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं, जितने भी किसान हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स जो होती हैं, अलग अलग फसलें हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, फिर इनको बेचते हैं और पैसा और मुनाफा कमाते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया। एग्रीकल्चरल फील्ड में और भी फर्टिलाइजर बेचते हैं, जैसे कुछ लोग फर्टिलाइजर शॉप होती हैं, सीड्स की शॉप होती है, जितने भी केमिकल्स, कीटनाशक, ये सब क्या है, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आप देखते हैं, अलग अलग फील्ड में हर कोई एंटरप्रेन्योर अलग अलग चीज को, अलग अलग तरह के एंटरप्राइज को रन कराता है। तो हम कुल मिला के सभी फील्ड्स की बात करें कि इन सभी क्षेत्रों में जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, कह लीजिए मैं जो शब्द हम यूज करते हैं बिजनेसमैन, एक बिजनेस पर्सन जो होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि सिंपल सा इमेज दिखाया गया है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी क्वालिटीज दी गई हैं। तो अगर किसी एंटरप्रेन्योर में सारी क्वालिटीज होती हैं तो वो अपने गोल को अचीव कर सकता है इजीली। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पर मेंशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि उसको काम कराने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता हो, वो हर काम को करने में खुद से इच्छुक रहता हो। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, खैर ये पर्सनल है बट हाँ फिर भी मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, लोग इनिशिएटिव नहीं होते, यानी खुद से काम स्टार्ट करने में बहुत हिचकते हैं। जैसे
जब कोई डिबेट होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो हमेशा हम एक दूसरे को कहते हैं पहले तुम जाओ, मैं दूसरी बारी पे जाऊंगा, मैं तीसरी बारी पे जाऊंगा। अधिकतर शुरुआत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो लोग हेजिटेट करते हैं और जाने से बचते हैं। तो क्या होता है कि बहुत एक मुझे बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट याद आ रहा है, हालांकि शायद आप लोगों को सुन के भी हंसी आएगी। एक बार क्या था, एक फंक्शन में गए, फैमिली फंक्शन में, और बफे सिस्टम था, लंच जो था वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था और सब लग गया था। आई एम अ फूडी काइंड ऑफ पर्सन, तो खाना लग गया था, लेकिन कोई भी जाने से के लिए तैयार ही नहीं था। हर कोई बंदा हिचक रहा था कि शायद कोई एक बंदा जाए तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। सब इंतजार कर रहे थे कि स्टार्ट है, सब रेडी है, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनिशिएट करूं। पहले जैसे ही मैं चली तो देखा मेरे पीछे पीछे 3-4 लोग आ गए। तो हमेशा क्या है, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर्स की जरूरत होती है, बाकी लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, सेल्फ इनिशिएटिव होना चाहिए। वो किसी काम को उस पहल करने का गुण उसमें होना चाहिए। इसके अलावा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर उसने अपना टास्क डिजाइन करा है, अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में कोई बिजनेस पर्सन हो, तो आप देखेंगे उनकी लाइफ जो होती है बहुत डिसिप्लिन होती है। दिवाली आए, होली आए, त्योहार आए, सर्दी आंधी तूफान कुछ भी आए, उनको इतने बजे उठना और इतने बजे ही रात को सोना है। तो एक डिसिप्लिन्ड जो एक्टिविटी है उनकी डे टू डे लाइफ में बनी रहती है। इसके अलावा विजन होना चाहिए। किसी काम को जब हम करते हैं उसके लिए विजन बहुत जरूरी है। जब हम किसी बिजनेस को लेते हैं तो पूछा जाता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जब अपना सीवी प्रिपेयर करेंगे, आप अपना करिकुलम विटे बनाएंगे, तो उसमें मेंशन करते हैं व्हाट इज योर विजन। आप बीइंग एन जूनियर इंजीनियर क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। तो दृष्टिकोण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अच्छा होना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, कि अगर जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, भले वो किसी भी सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, हर एक फील्ड में जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत होता है, जोखिम बहुत होता है। उस जोखिम को उठाने का साहस उसमें होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस रन करा रहे हैं, आप छोटी सी शॉप ही चला रहे हैं, तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो सफल ही होगा। उसमें कुछ असफलताएं भी आ सकती हैं, फेलियर्स हो सकते हैं। तो उन फेलियर्स और सक्सेस को आप उठा पाने में सक्षम हो, यानी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए। किसी भी एंटरप्रेन्योर की जब बात करते हैं उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस को अगर आपने चलाया है तो बाकी सारे लोग जो होते हैं फॉलोअर्स होते हैं। जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे एमडी सर है वो हमारे लीडर हुए, बाकी जो फैकल्टी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ है, वो सब फॉलोअर्स हुए। तो जो हमारा हेड होता है, किसी बिजनेस को रन कराने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडर होना चाहिए, ताकि बाकी सारे लोगों को वो गाइड कर सके कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। इसके अलावा पैशन टुवर्ड्स वर्क होना चाहिए। अपने काम को करने के लिए पैशन होना चाहिए, वो एक जोश होना चाहिए कि वो अपने काम के लिए फुल ऑन डेडिकेटेड हो। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज किसी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो साथ साथ इनको डिस्कस भी करते चलेंगे। देखिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए। प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है कि आप किसी रिसोर्स से कितने ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, किसी रिसोर्स से आप कितने ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से आप कितनी सारी चीजें बना सकते हो, ये हमारी कहलाती है प्रोडक्टिविटी। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सोच जो है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, यानी जो भी उसके पास असेट्स हो, रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, मैन पावर हो, उनसे वो कितना ज्यादा आउटकम ला सकता है, कितना ज्यादा उसे एक्सप्लोर कर सकता है, ये कहलाता है प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा दूसरा आप देख पा रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी होना चाहिए वो व्यक्ति। अगर उसका खुद का ही कॉन्फिडेंस लूज होगा, उसका खुद का ही आत्मविश्वास कम होगा, तो बाकी सारे लोगों को वो कैसे विश्वास दिला पाएगा कि वो बिजनेस को चला सकता है। देखिए, किसी भी बात को मनवाने के लिए जरूरी है कि पहले आप वो बात खुद पूर्ण विश्वास से मानते हो। जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी में अगर कोई एक व्यक्ति है और उसका अपनी खुद की कंपनी के लिए ही डेडिकेशन नहीं है, वो अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी के लिए एश्योर नहीं है, तो वो अपने किसी भी क्लाइंट को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ समझा नहीं पाएगा।
तो अगर उसने खुद वो चीज में कॉन्फिडेंस नहीं किया तो बाकी को कैसे कॉन्फिडेंस दिला पाएगा। सिमिलरली जब हम किसी एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर में आत्मविश्वास भरा हुआ होना चाहिए ताकि वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को, अपने बाकी फॉलोअर्स को भी अपनी टीम में, अपने बिजनेस में, अपने एंटरप्राइज में फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ ले सके। उसके अलावा दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस क्या होता है, जब हम किसी बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि भाई मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलूंगी जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का ट्यूशन दूंगी, ठीक है। तो आपने किसी एक बिजनेस आइडिया को सोचा, अब आप उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचेंगे। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है लाभ एंड दोष, लाभ और दोष। तो प्रोज एंड कॉन्स हमारे होते हैं लाभ और दोष। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो आप फोरसाइटनेस का मतलब है दूरदर्शिता, बहुत लंबे के लिए देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने आज पढ़ा दिया, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप 5 इयर्स का, 10 इयर्स का प्लान लेके चलेंगे कि मैं 5 साल की प्लानिंग करके रखती हूँ, इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कितना प्रॉफिट मुझे मिनिमम आना चाहिए, कितना लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टेन्योर या किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो ये हमारा कहलाता है दूरदर्शिता। इसके अलावा जोखिम उठाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर कोई लॉस हुआ, कोई परेशानी हुई, किसी तरह की कोई भी मिसहैपनिंग हुई, तो उसको उठाने के लिए भी वो कैपेबल हो। जैसे कहा जाता है अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कुछ सेविंग ऐसी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया और आप फिर बाद में दिवालिया हो गए। जो पैसा था सारा तो आपने बिजनेस में लगा दिया, अब आपके पास जेबें खाली हो गई और अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए आप फाइनेंशियली, मेंटली तैयार होने चाहिए कि अगर किसी वजह से कोई मिसहैपनिंग हुई, मेरा बिजनेस रन नहीं कर पाया मैं, या शुरू में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस रिस्क को उठाने के लिए भी आप कैपेबल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। बहुत जरूरी है जिंदगी में, हम सभी को आशावादी होना चाहिए। चाहे लाइफ में कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कितनी बुरी से बुरी कंडीशन आ जाए, आपको होप कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर एंटरप्रेन्योर ही अपने बिजनेस से आशा नहीं रखेगा कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, चलेगा पता नहीं, नहीं चलेगा, तो पूरे उसके पीछे काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो भी सब अपनी आशा खो देंगे, अपनी होप लूज कर देंगे और बिजनेस गड्ढे में जाना तय है। तो कुल मिला के जो हमारा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग जो है अपनी लाइफ में जो पीछे रह जाते हैं, वो हमेशा इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। डिसीजन मेकिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कि लाइफ में अगर आपके पास 2 रास्ते आ गए कि मुझे अब लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करें, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। और हम यूजुअली भी ऐसा ही करते हैं और लाइफ में भी ऐसे करते हैं। फिर हम किसी को पकड़ते हैं और पूछते हैं भैया लेफ्ट जाऊं कि राइट जाना है। हम अपनी लाइफ में भी ऐसे करते हैं, अपने किसी बड़े से या अपने किसी फ्रेंड से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप जगह जगह लोगों की सलाह लेते हो, कोई आपको कह रहा है लेफ्ट जाओ, कोई कह रहा है आपको राइट जाओ। तो यहाँ जो डिसीजन है वो सोलरली डिपेंड करता है आप पर। तो आप जो हो वो निर्णय लेने की क्षमता रखते हो कि लाइफ में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या किसी बिजनेस में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही हो या गलत हो, वो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो आपकी होगी। तो आप में निर्णय लेने की क्षमता हो। निर्णय लेने की क्षमता कहाँ से आएगी? आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप लॉन्ग रन में चीजें समझ सकते हो। फोरसाइटनेस आप में हो कि मैं दूर तक सोचूं कि भाई नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, अब जो भी है वो मेरे ऊपर है, रिस्क भी होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। चतुरता होनी चाहिए, टेक्टफुलनेस होनी चाहिए। कई बार जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो चतुराई से लोग उसमें निकल जाते हैं, जिन्हें आप अक्सर अपनी आम भाषा में जुगाड़ भी बोलते हो। जब हम कोई चीजों की बात करते हैं तो हमें कोई बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनसे वो डील करता है, ठीक है, जिनको उन्हें प्रोडक्ट बेचना है। तो कई बार क्या होता है, इसमें टेक्टफुलनेस होनी चाहिए कि उन लोगों को हैंडल करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छे से उनको सेटल कर सके चीजों के लिए। तो ये सारी जो चतुराई है एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। तो चालाकी थोड़ी बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप में इतनी टेक्टफुलनेस होनी चाहिए कि आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप ज्यादा सीधे बन के रहेंगे, आप ज्यादा शरीफ बन के रहेंगे, तो भी चीजें आपके लिए वर्स्ट हो जाने वाली है, मुश्किल हो जाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसका जो विजन है, जो गोल है
एंटरप्रेन्योर का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आज सोच रहा है अच्छा ऐसे कर लूं, कल सोच रहा है अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, परसों सोचे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो कि अगले 1 महीने बाद मुझे ऐसा करना है, और उसके लिए वो बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे ये ही करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद सोचते हैं कि अच्छा चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, 6 महीने बाद सोचते हैं इसमें कुछ नहीं हो पा रहा, चलो प्राइवेट जॉब भी कर लेते हैं, अच्छा चलो बीटेक कर लेता हूँ। तो ऐसे ना हो, आपका जो भी गोल हो वो क्लियर हो। तो एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं तो वो अपने गोल के लिए, अपने टास्क के लिए बिल्कुल क्लियर हो, उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता, इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। देखिए अधिकतर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा डायनासोर्स थे हमारे पृथ्वी पर बहुत साल पहले, कई हजारों साल पहले डायनासोर्स थे और बहुत सारे जीव जंतु थे। तो आपने देखा होगा कई बार पृथ्वी पर प्रलय आई, उनमें से कई सारे जानवर लुप्त हो गए। तो अगर अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजाति हैं जो दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो मौसम में परिवर्तन होने पर, वातावरण में चेंज होने पर अभी भी एग्जिस्टेंस में है। हम ह्यूमंस भी उनमें से एक हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा मौसम बदल रहा है, कभी अचानक से बरसात होने लगती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत सर्दी हो जाती है। तो मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, हमारा वातावरण, हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। बट हम ह्यूमंस जो है हमारी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ये खाना मुझे ना मिले तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हम हैंडल कर पाते हैं। और जो नहीं कर पाते उनके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जीना। तो जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो है उसमें अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज भी हो रहा हो, बिजनेस कंडीशन चेंज हो रही हो, तो वो उन चेंजिंग कंडीशन को, उन चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता हो। तो ये हमारी कहलाती है अडेप्टेबिलिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं जब एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता है तो उसे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, और बहुत सारी छोटी छोटी कई बार एंटरप्राइज उसके साथ मर्ज अप हो जाती है। तो ऐसे केस में जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको काफी सारे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, अपने बिजनेस आइडिया को बताना पड़ता है। तो अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस आइडिया को प्रॉपरली नहीं बता पाएगा, अपने जो विचार हैं, अपने जो आइडियाज हैं उनको लोगों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स और जो उसके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको भी अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होने चाहिए, ये मैंने बताया था। नेक्स्ट है लीडरशिप, नेतृत्व। एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो होता है वो बीइंग अ लीडर भी काम करता है, वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेशन देता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, उनको विजन देता है, गाइडेंस देता है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें लीडरशिप के ट्रेड्स, लीडरशिप की क्वालिटीज भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसे बिजनेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड की पूरी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, पूरा ब्लूप्रिंट उसके पास होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि उसका 2 महीने बाद ही प्लान बन जाए कि भाई आप छोड़ो, अब कुछ नहीं होने वाला, बिजनेस को बंद करो। आज दुकान डाली और 2 दिन बाद शटर बंद कर दिया कि अब हमसे नहीं चलेगी। तो अपनी बिजनेस को लेके या अपने एंटरप्राइज को लेके वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, भले ही मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं इतना टाइम इसको मिनिमम दूंगा ही दूंगा। उसके अलावा क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सृजनशीलता होनी चाहिए। देखिए जब हम देखते हैं क्रिएटिव चीजों को, जैसे आप देखेंगे आजकल जितने भी जो नए नए ब्रांड आ रहे हैं, जैसे मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो रेस्टोरेंट के आप नाम देखेंगे बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं। तो हमारी लोकेलिटी में जैसे एक रेस्टोरेंट का नाम है चटोरी दादी, तो कितना फनी और बड़ा कॉमिक सा नेम है, तो लोगों ने इसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे कुछ जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं उनका इंटीरियर इतना इंटरेस्टिंग होता है कि लोग उसके इंटीरियर की वजह से जाना चाहते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे कुछ रेस्टोरेंट के मेन्यू इतने क्लासी होते हैं कि आप उसके मेन्यू को पढ़ेंगे तो आपको मेन्यू पढ़ने में मजा आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों को उसमें हमने क्या कर दी, क्रिएटिविटी ऐड कर दी, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो जब हम अपने एंटरप्राइज के साथ, अपने बिजनेस के साथ थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड कर देते हैं, जैसे अभी एक जो शार्क टैंक के नाम से एक आया था सीरियल, आपने देखा हो आई होप, रियलिटी शो था।
तो शार्क टैंक में आपने देखा होगा जितने भी एंटरप्रेन्योर आए थे उनके जो बिजनेस आइडियाज थे उनमें एक बिल्कुल अलग ही क्रिएटिविटी थी। तो जब आप अपने बिजनेस के साथ, अपने बिजनेस आइडिया के साथ थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड कर देते हैं तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा समग्रता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी जो एक उद्यमी हो, जो उद्यम करता हो, वो संपूर्ण रूप से ऐसा होना चाहिए कि उसके जितने भी फॉलोअर्स यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति, उसके जितने भी लोग जो उससे डील करते हैं, जैसे कि उसके कंज्यूमर, कस्टमर्स, क्लाइंट, वो ऐसे हों कि वो उस पर विश्वास कर सके, उसके काम पर, उसके व्यवहार पर पूर्ण रूप से क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके। ठीक है, खुली मानसिकता होनी चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर कंजर्वेटिव माइंडसेट होगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सोच पाएगा। जैसे हमेशा जो होता है, शादी में जो घोड़ी आती है उसके ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं, तो वो क्या करती है, केवल एक ही डायरेक्शन में देख पाती है, लेफ्ट राइट नहीं देख पाती। तो अगर कंजर्वेटिव माइंडसेट आपका होगा तो आप ज्यादा आइडियाज को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ओपन मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को एक्सप्लोर कर पाते हैं, ज्यादा ऑप्शन सोच पाते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी मानसिकता जो होनी चाहिए, खुली मानसिकता होनी चाहिए। उसके अलावा वो अपने काम के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसे ना हो कि चलो ठीक है आज नहीं जाता हूँ, आज छुट्टी कर लेता हूँ, आज कंपनी देख लेंगे, अपने आप चल जाएगी। तो उसे अपने काम का उत्तरदायित्व भली भांति पता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए। अगर वो खुद ही अपने काम के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो लोग हैं वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो उसका उत्तरदायित्व उसे समझ में आना चाहिए। इसके अलावा उसमें प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, आपने देखा होगा, जिससे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, आपके कॉलेज में एक हिरार्की है सारे ही पोस्ट की। जैसे आपने देखा होगा पहले 4th क्लास, फिर 3rd क्लास, फिर आपका टीचिंग स्टाफ आता है जिसमें आपने देखा लैब असिस्टेंट होते हैं, उसके अलावा फिर आपके लेक्चरर होते हैं, फिर एचओडी होते हैं और फिर प्रिंसिपल होते हैं। तो हर एक की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने अपने एक कार्य होता है। जैसे प्रिंसिपल का काम अलग है, एचओडी का काम अलग है, लेक्चरर का काम अलग है, लैब अटेंडेंट का काम अलग होता है, लैब इंचार्ज का काम अलग होता है। तो किसी भी जब हम एंटरप्राइज की बात करते हैं तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक प्रशासन होता है, और उस प्रशासन में हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारी भारत सरकार की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो पद है उसका अपना कार्य है, प्रधानमंत्री का अपना कार्य है, मुख्यमंत्री का अपना कार्य है। इसके अलावा रेल मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, वस्त्र उद्योग मंत्री, अलग अलग विभाग हैं और उन विभाग के मंत्रियों के अपने अलग अलग काम होते हैं। तो ये प्रशासन कहलाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होनी चाहिए, यानी जो हेड है उसको सभी चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी यानी उसकी प्रशासनिक योग्यता भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्वालिटीज थी जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। तो काफी सारी क्वालिटीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये मेन हमने कुछ क्वालिटीज की बात की है जो एक एंटरप्रेन्योर में यानी एक उद्यमकर्ता में होनी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब है कि एक उद्यमकर्ता के यानी एक उद्यमी जो होता है यानी एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके क्या कार्य होते हैं, उसके क्या फंक्शन है जो उसे करने चाहिए। आप देखिए बहुत सारी चीजें ना आपको क्वालिटीज से क्लियर होंगी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की कि उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसे वो काम करने। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वन अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसे प्रशासनिक कार्य भी करने आने चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना आना चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ फंक्शंस की। तो इसको हिंदी में भी बताते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने कहा था आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो मोस्ट ऑफ द टर्म जो है वो इंग्लिश में आएंगे। कॉपी में भी जब आप इसको लिखेंगे एग्जामिनेशन कॉपी में तो आप कोशिश करें कि टर्म को इंग्लिश में लिख के जहाँ जरूरत लगे वहाँ आप हिंदी भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो एक एंटरप्रेन्योर होता है सबसे पहले जो चीज होती है एग्जीक्यूशन तो बाद में आता है, सबसे पहले आइडिया आता है कहाँ, दिमाग में। तो उसे
सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसे किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए, उसका बिजनेस कैसा हो। बिजनेस कई टाइप का हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता है जिसमें जो हमारा एंटरप्रेन्योर है एक सिंगल व्यक्ति होता है, या पार्टनरशिप में भी हो सकता है जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को चलाते हैं। कुछ आपने देखा हो स्टॉक होल्डर्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस हो वो कैसा हो, उसको अकेला व्यक्ति चलाएगा या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर चलाएंगे, या किसी कंपनी के साथ आप मर्जअप करना चाह रहे हैं, या आप देखा होगा आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, तो आप फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करने वाले, तो किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आप किस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये भी तो आपको पता हो कि भाई मैं फूड बिजनेस में जाना चाहता हूँ, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं ग्लास इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन के फील्ड में, या मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, या टेक्निकल फील्ड में, या फला फला फील्ड में जाने वाला हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो काम होता है वो है प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एंड फाइनेंस। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जरूरत क्या होती है, पैसा। तो फाइनेंशियल चीजें, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें दो तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन हमें चाहिए होती है फिक्स कॉस्ट, एंड सेकेंड वन होती है हमारी रनिंग कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट हमें चाहिए होती है। ये क्या होती है, फिक्स कॉस्ट का मतलब है जो भी आपने एसेट खरीदे, फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी लेथ मशीन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप जरूर की होगी और वर्कशॉप में आपने लेथ मशीन पे जॉब जरूर बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो जिन्होंने बनाया उनसे पूछ ले, क्योंकि आजकल बच्चे प्रैक्टिकल लैब्स करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो नहीं किया तो आपने बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस खो दिया अपनी लाइफ से। तो लेथ मशीन पे जब आपने काम किया होगा, आपने छोटा सा जॉब बनाया होगा कोई, तो मान लीजिए आप कोई ऐसी खराद मशीन लगाते हैं, तो लेथ मशीन आपको मशीनरी चाहिए होगी, आपको कुछ जगह चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी जहां पर आप लगा सकें। ये सारी हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, यानी वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट में चीजें आती हैं वो हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाती हैं। उसके अलावा दूसरी आती है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको हर महीने, हर हफ्ते या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर देनी जरूरी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपको तो हर महीने आपको देना ही देना है, आपके जो भी वर्कर्स और लेबर्स हैं उनको आपको महीने की सैलरी देनी ही देनी है, आपका अगर कोई बिल्डिंग का टैक्स आता है वो आपको देना ही देना है, वाटर टैक्स आता है, सीवेज टैक्स आता है, वो आपको देना ही देना। तो कुछ जो कॉस्ट है हमारी रनिंग कॉस्ट होती है, कुछ हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। तो इन दोनों ही, किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें दोनों ही कॉस्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें फाइनेंस अरेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो किसी एंटरप्रेन्योर का काम होता है किसी बिजनेस के लिए पैसा प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, दूसरा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कोई ऐसी मशीन लेकर आ रहे हैं जो कि कपड़ा बुनने का काम करती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो आप जिस भी टाइप का मटेरियल बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए मशीनरी लाना, और मशीन और बाकी सारी चीज़ों को चलाने के लिए फिक्स और रनिंग कॉस्ट हमें चाहिए होती है सेटअप लगाने के लिए, और हमारे बाकी सारे महीने के खर्चों के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। वो सब कौन अरेंज करता है, हमारा एंटरप्रेन्योर अरेंज करता है। इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स और लेबर्स होते हैं, भाई जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको उन मशीनों पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए। कुछ ऐसे लोग चाहिए जो लेबरिंग टास्क करेंगे, यानी जो हो सकता है वेजेस पे आते हो, डेली वेजेस पे, कुछ ऐसे भी हो जो मंथली सैलरी पे आते हैं। तो वर्कर्स भी हो सकते हैं, लेबर्स भी हो सकते हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए आप ऑब्जर्वर भी लगाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब लोगों को एम्प्लॉय करना, यानी उनकी नियुक्ति करने का काम किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। जो जितने भी वर्कर्स, लेबर्स, इन सारे लोगों को अपने काम में शामिल करने का काम उसका होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, मैंने बता ही दिया। प्रशासनिक कार्य कौन देखता है, हमारा एंटरप्रेन्योर देखता है। इसके अलावा काम के लिए साइट सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात मैं बताती हूँ, अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं छोटी सी किराने की, तो आप कहीं भी थोड़ी ना खोल देंगे, आप वहां पर खोलेंगे जहां पर आपको लगता है ज्यादा कस्टमर्स या ज्यादा कंज्यूमर्स आपके पास आएंगे। आप स्कोप देखेंगे और आप ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहां आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक सकता है ना। तो जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम फिनिश गुड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह साइट सिलेक्शन देना होता है जहां पर ज्यादा कंज्यूमर्स आपको अप्रोच कर पाए, ज्यादा जो ग्राहक है वो आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो होता है कई साइज का हो सकता है,
स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस और लार्ज बिजनेस। जैसे अगर मैं एक छोटी सी दुकान की बात कर रही हूँ तो स्मॉल साइज बिजनेस हो गया, अगर मैं एक छोटे से मिनी मॉल की बात कर रही हूँ तो हमारा मीडियम साइज बिजनेस हो गया, या आप अगर बात करते हैं जैसे विशाल की, वी मार्ट की और बड़े बड़े जो हमारे स्टोर हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनके अलग अलग सिटीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अपने अपने मॉल है, तो ये हमारा क्या हो गया, लार्ज साइज बिजनेस होगा। तो आपके बिजनेस का आकार कैसा होगा, आप एक कोई छोटा बिजनेस खोलना चाह रहे हैं छोटे लेवल पे, या मध्यम लेवल पे खोलना चाह रहे हैं, या बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये भी एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड कर दिया करता है कि बिजनेस का साइज क्या होगा। उसके अलावा फिर है डिफरेंट डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिस। जब हम बात करते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो अधिकतर क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी फॉर्म की तो रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जिसके लिए अलग अलग ऑफिस से हमें डील करना पड़ता है। आपको जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपके पर्टिकुलर लोकल एरिया की, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, टैक्सेस और बहुत सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये सब कार्य भी कौन देखता है, एंटरप्रेन्योर का ही होता है। इसके अलावा अपने बिजनेस पे न्यूलीनेस लाना, नयापन लाना। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ट्रेंड चेंज होता है तो जो तरीका है वो बहुत पुराना हो जाता है। तो आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी में नयापन होना चाहिए, नए तरीके होने चाहिए। जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हो टीवी पे, तो आप देखते हो कि जो अगर एक बिस्किट का पैकेट भी है, उसकी पैकिंग कुछ टाइम बाद चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाएगा, उस पर प्रिंट चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में नयापन लाने की कोशिश की जाती है। जो भी बिजनेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, नया चेहरा ला दिया जाता है ताकि लोग ब्रांड एम्बेसडर से इंप्रेस होकर प्रोडक्ट खरीदने लगे। तो बिजनेस में नयापन लाने की कोशिश भी कौन करता है, एंटरप्रेन्योर को ही करनी चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एंटरप्रेन्योर को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके ग्राहक हैं, उसके जो उत्पाद हैं, उसको उपभोग करने वाले जो व्यक्ति यानी उपभोक्ता जो हैं, वो उसके उत्पाद से संतुष्ट भी है या नहीं है। आपने देखा हो अलग अलग सर्वे होते हैं, अलग अलग फॉर्म फिल कराए जाते हैं जिसमें कस्टमर्स का फीडबैक लिया जाता है कि आपको ये फला फला शैम्पू अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको जो साबुन जिसका इस्तेमाल कर रहे हो आपको सही लग रही है लग रही। या आपने देखा हो रेस्टोरेंट का, क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत फूडी हूँ, तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्पेशली कोई न्यूली ओपन अगर रेस्टोरेंट होता है, तो आपको वहां पर फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको सर्विस कैसी लगी, फूड क्वालिटी कैसी थी, एम्बियंस कैसी थी, हमारी सर्विस कैसी थी वेटर्स की। तो उसका वो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं? ताकि वो जानना चाहते हैं कि जो कस्टमर्स है, जो उनके कंज्यूमर है, क्या वो उनकी सर्विस से सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर नहीं है तो कौन कौन से लूप होल्स हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। जैसे हमेशा हम क्लास लेते हैं तो हम भी आपसे पूछते हैं ना कि भाई कमेंट करके हमें बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। आप बताओ कोई परेशानी तो नहीं है, क्या टॉपिक आपको समझ में आए क्या नहीं आए। वो इसलिए ताकि हम भी जानना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी फैसिलिटीज से संतुष्ट भी हैं या नहीं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका ख्याल भी हमारा एंटरप्रेन्योर रखता है। ऑर्गेनाइज द बिजनेस, एक बिजनेस का ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, ठीक तरह से प्रबंधित होना, यानी सही समय पे सही काम हो। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो आपकी जो लाइव क्लासेस होती है उनका टाइम निश्चित होता है कि भाई इतने टाइम पे इतने बजे ये वाली क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वाली क्लास होगी और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास ये होगी। तो यहाँ हमने क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर दिया कि इतने बजे इतने इस दिन पर इतने बजे ये वाली क्लास होगी और इस दिन पर इतने बजे दूसरी वाली क्लास होगी। तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो हर एक काम जब व्यवस्थित तरीके से करने का काम होता है, इसे कहते हैं व्यवस्था करना। तो व्यवस्था करने का काम भी किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। बाकी कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, या मैं हिंदी में भी टर्म लिख देती हूँ, समन्वय करने का काम भी किसका होता है, ठीक है। समन्वय करना यानी अपने टीम मेंबर जो उसके हैं, सारे व्यक्ति जो हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उसके बिजनेस के लिए, उन सभी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सभी के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। समन्वय कह लीजिए या तालमेल, तो तालमेल बिठाने का काम भी एंटरप्रेन्योर का होता है। इसके अलावा सैलरी देना, जो हमारे लोग हैं अंडर जो काम कर रहे हैं उनको वेतन देना, इंसेंटिव्स देना। इंसेंटिव का मतलब होता है जैसे आपने देखा ना दिवाली पे या किसी स्पेशल ओकेशन पे या किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी जो मिल जाती है वो हमारा इंसेंटिव होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट देना, कई बार क्या होता है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लोन पे चलाए जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी फाइनेंस कंपनी से आप लेकर उसे चला रहे हैं तो उसका ब्याज देना, ये सारी चीजें देखना भी काम किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करना, कई बार कुछ समस्याएं बिजनेस में ऐसी आती हैं जिनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। कि मान लीजिए जैसे अभी हम बताएं, अभी रिसेंटली जो पैंडेमिक आया था कोविड-19,
तो कोविड-19 में आपने देखा था स्कूल कॉलेज सब ठप, सब बंद हो गए एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, स्कूल नहीं चलने। लेकिन अब क्या करें भाई, क्लास तो चलानी है, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या करें। फिर स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अलग अलग तरह से, कुछ ने जूम पे क्लास ली, कुछ ने गूगल मीट पे ली, कुछ ने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट करे, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा गया। सिमिलरली हमारे बिजनेस में जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी एंटरप्राइज को रन कराते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ सकती हैं। तो उसका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, वो यानी समस्या का समाधान खोजने वाला होना चाहिए, ना कि समस्या को लेकर बैठकर रोने वाला व्यक्ति हो। तो अगर आप समस्या को लेकर बैठकर रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम होता है कि बिजनेस में आने वाली समस्याओं को, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके ये बहुत सारे कार्य होते हैं जो वो देखता है। ठीक है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमने भी देखा कि क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हमने देखा। आई होप आपको सारे जो पॉइंट्स है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जब आप इन्हें कॉपी में लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इनको हेडिंग वाइज मेंटेन करके इनमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखें, ज्यादा भरने की कोशिश ना करें, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश ज्यादा करें। या आप इसको फ्लो डायग्राम की मदद से भी बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ऐसे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसके अंदर बहुत सारी शाखाएं दिखा के, ब्रांच डायग्राम जिसे बोलते हैं, वैसे भी आप इसको दिखा सकते हैं, ब्लॉक्स के रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, जय भारत।